ऑनलाइन मनी गेम्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए लोकसभा और राज्यसभा में ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेटरी बिल 2025 को मंजूरी दे दी गई है। इस नए कानून के तहत ऐसे भी ऑनलाइन गेम्स जिसमें पैसों का लेन देन शामिल है, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा। वहीं इसका सीधा असर फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर, रमी और बाकी के कार्ड गेम्स जैसे प्लेटफॉर्म पर पड़ेगा, जहां किसी भी तरह की सट्टेबाजी होती थी। वहीं ऐसे में सवाल ये उठता है कि नए कानून से असर क्या होगा, जैसे कितने करोड़ का जो ये बिजनेस है उस पर असर पड़ेगा, कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार होंगे। ऐसे तमाम सवालों पर आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशी सिंह आनंद। तो गेमिंग इंडस्ट्री का मानना है कि कदम न केवल उनकी ग्रोथ रोक देगा, बल्कि पहले से एस्टैब्लिश बिजनेस को भी भारी झटका देगा। अनुमान है कि भारत की $25 अरब की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर इस फैसले से बड़ा संकट आ सकता है। लगभग 2 लाख से ज्यादा नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है और 400 से अधिक कंपनियों के बंद होने की आशंका जताई जा रही है। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में रियल मनी गेमिंग यानी RMG की हिस्सेदारी सबसे बड़ी है। उद्योग का तर्क है कि अगर इस पर रोक लगेगी तो खिलाड़ी अवैध प्लेटफॉर्म, विदेशी साइट्स और मटका ऑपरेटर्स का सहारा लेंगे। इससे न केवल लोगों के पैसे डूबने का खतरा बढ़ेगा, बल्कि सरकार को टैक्स रेवेन्यू में भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। गेमिंग कंपनीज का दावा है कि ये क्षेत्र हर साल सरकार को लगभग 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स देता है। पॉपुलर कंपनीज में ड्रीम 11 गेम्स, 24x7, नजारा टेक्नोलॉजीज, गेम्सक्राफ्ट, मोबाइल प्रीमियर लीग और पोकरबाजी शामिल है। इन कंपनी से जुड़े संगठन जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई गेमिंग फेडरेशन और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिख करके मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि ड्राफ्ट बिल तैयार करते समय इंडस्ट्री से सुझाव तक नहीं लिए गए। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश की गेमिंग इंडस्ट्री में RMG एप्स की हिस्सेदारी आने वाले साल में और बढ़ सकती थी। अनुमान था कि साल 2029 तक इसका मूल्य 9.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा और इसमें हर साल करीब 20% की ग्रोथ भी हो सकती थी। भारत की डिजिटल इकोनॉमी में कुछ गिने चुने सेक्टर्स में से एक है जो लगातार प्रॉफिट दे रहे थे। उदाहरण के लिए गेम्सक्राफ्ट ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3,475 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 947 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। इसी तरह ड्रीम्स 11 का फाइनेंशियल ईयर 2023 में रेवेन्यू 6,384 करोड़ और नेट प्रॉफिट 188 करोड़ रुपए रहा। विंजो ने 1,055 करोड़ का रेवेन्यू और 315 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज कराया, जबकि जूपी ने 146 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था। हालांकि 2023 में उसे घाटा भी हुआ था। सरकार ने अक्टूबर 2023 में सेक्टर पर 28% GST लागू किया था और अब इसे बढ़ाकर 40% करने पर भी विचार किया जा रहा है। इंडस्ट्री का कहना है कि इस नीति बदलाव से विदेशी निवेशक भी पीछे हट सकते हैं। अब तक इस सेक्टर में लगभग $3 अरब का FDI आया है, लेकिन अस्थिर नीतियां उन्हें निवेश वापस खींचने पर मजबूर कर सकती हैं। हालात का असर अब स्टॉक मार्केट पर भी दिख रहा है। नजारा टेक्नोलॉजीज का शेयर 2 दिन में 23% गिर चुका है। सवाल है कि सरकार का पक्ष क्या है। तो सरकार का कहना है कि हर साल लगभग 45 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेम्स में करीब 20,000 करोड़ रुपए गवा देते हैं। ऐसे गेम्स की वजह से धोखाधड़ी, फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे मामले में भी बढ़ोतरी हुई है। लाखों परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। दरअसल सरकार चाहती थी कि इस क्षेत्र में कंपनियां खुद कोई सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म तैयार करे ताकि दिक्कतों को रोका जा सके। इंडस्ट्री के साथ इस मुद्दे पर कई बार बातचीत भी की गई, लेकिन कोई ठोस ढांचा सामने नहीं आया। ऐसे में सरकार को कानून बनाने का कदम उठाना पड़ा। कुल मिलाकर के ये बिल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। जहां एक ओर सरकार इसे समाज के हित और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है, वहीं इंडस्ट्री को इस प्रॉफिटेबल और जॉब क्रिएटिंग सेक्टर को खत्म करने वाला कदम बताया जा रहा है। आने वाले समय में इसका असर रोजगार, निवेश और टैक्स कलेक्शन तीनों पर दिखाई दे सकता है। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर? आप कमेंट में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी सिंह आनंद।